हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, ठीक है। आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट होंगे प्रश्न यूपीएससी स्टेट पीएससी के लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करना भी ना भूलें। और साथ में अगर पेन और कॉपी लेकर बैठें और हम जैसे जैसे प्रश्न पढ़ते जाते हैं उस वैसे ही आप उसके टिक लगाते जाएं, मतलब ए बी सी डी करते जाएं। तो उससे हो सकता है कि आपको एक अंदाज़ा ये भी लग जाएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। आपकी तैयारी कितनी हो गई, इस हिसाब से आप करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके पास, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये वाला तरीका अच्छा है, ठीक है। उससे बेनिफिट भी मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1046 है। विशेष सीमा बल के बारे में विचार करके सही उत्तर बताना हमें, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, एसएफएफ में शामिल जो इकाइयां हैं वो विकास बटालियन के रूप में जानी जाती हैं। एसएफएफ में जो शामिल इकाइयां जो शामिल की गई उनको विकास बटालियन कहा जाता है। बात सही है ना। दूसरा है, यह कैबिनेट सचिवालय के दायरे में आता है। तो ये भी बात सही है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर सी हो जाएगा। हाँ, देखिए क्या है, इसका गठन हुआ है 1962 में। कब? भारत चीन युद्ध के समय तत्काल में ये कदम उठाया गया था इसको गठित करने के लिए। यह एक गुप्त पोशाक होती है, ठीक है। यह एक गुप्त पोशाक थी जिसमें तिब्बतियों, तो अब इसमें तिब्बती गोरखाओं का मिश्रण था तब, उस समय मतलब वर्तमान में जो था, को भर्ती किया गया था। और शुरू में स्थापना इसकी 22 के नाम से 22 के नाम से की गई। शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी तो नाम था इसका 22। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसे आर्टिलरी के एक मेजर जनरल थे सुजान सिंह उबान ने उठाया था। जिन्होंने, कौन उठाए थे? मेजर जनरल सुजान सिंह उबान। ये 22 माउंटेन रेजिमेंट की कमान संभाली थी इन्होंने। सुजान सिंह उबान ने 22 माउंटेन रेजिमेंट की कमान संभाली थी। उन्होंने अपने रेजिमेंट के बाद नए गुप्त समूह का नाम दिया। इसके बाद समूह को विशेष फ्रंटियर फोर्स नाम दिया गया, ठीक है। शुरुआत में 22 नाम था, ठीक है। 22 रेजिमेंट, माउंटेन रेजिमेंट के कमान संभाला था किसने? मेजर जनरल सुजान सिंह, ठीक है। तो एसएफएफ अब कैबिनेट सचिवालय के दायरे में आता है, जहां इसका नेतृत्व एक महानिरीक्षक करता है जो मेजर जनरल रैंक का एक सेना अधिकारी होता है, ठीक है। तो इसका जो नेतृत्व करता है वो मेजर जनरल रैंक का एक सेना अधिकारी होता है जिसको महानिरीक्षक कहा जाता है, उसके नेतृत्व में होता है, ठीक है। यह कैबिनेट सचिवालय के दायरे में आता है, यहाँ जहाँ इसकी अध्यक्षता एक महानिरीक्षक करता है और मेजर जनरल के रैंक के आता है, ठीक है। इकाइयों की अपनी रैंक की संरचनाएं होती हैं जिनकी सेना रैंक के बराबर स्थिति होती है, ठीक है। हालांकि वो कुछ उच्च प्रशिक्षित विशेष बल के जवान होते हैं, उच्च प्रशिक्षित विशेष बल के जवान होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर किसी विशेष बल इकाई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना। तो पहला स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट क्या है? एक एनजीओ है। बात सही है ना। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट जो है वो क्या है? एक एनजीओ है, सही बात है। जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय का मुख्यालय जिनेवा में है, द हेग है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही पूछा गया तो सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, देखिए, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट एक अंतर्राष्ट्रीय, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार गैर सरकारी संगठन है। यह 60 प्रख्यात न्यायविदों का एक समूह, 60 प्रख्यात न्यायविदों का एक समूह है जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीश, वकील, शिक्षाविद शामिल हैं। इसका काम कानून के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के मानकों को विकसित करना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। किसका? इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा
स्विट्जरलैंड में। और आईसीजे की स्थापना हुई थी 1945 में। कैसे? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा 1945 में आईसीजे की स्थापना हुई। अप्रैल 1946 में ये काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, यूएन का प्रमुख न्यायिक अंग है। ये द हेग में पीस पैलेस में, द हेग के पीस पैलेस में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों के विपरीत यह एकमात्र न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। ठीक है। मतलब संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग हैं, प्रमुख अंग, उनका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। लेकिन ये आईसीजे एकमात्र ऐसी संस्था है यूएन की जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेग में। हेग मतलब नीदरलैंड में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि अंडमान निकोबार के बारे में बताना सही कथन कौन सा है। देखिए, बंजर द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। सही है, गलत है? सही है ना? ठीक है। दूसरा है पोर्ट ब्लेयर मध्य अंडमान में स्थित है, तो ये गलत है। पोर्ट ब्लेयर मध्य अंडमान में नहीं है। ठीक है ना? तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है फिर भी, क्योंकि मध्य अंडमान में आपका पोर्ट ब्लेयर नहीं पड़ता है। ठीक है ना? ये पड़ता है कहाँ पे? साउथ अंडमान में। ठीक है ना? इसलिए पोर्ट ब्लेयर मध्य अंडमान में नहीं है, ये साउथ अंडमान में है। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना? ठीक है। बैरन नाम है इसका, बैरन। ठीक है। बैरन द्वीप नाम है वो, जो सक्रिय ज्वालामुखी है एकमात्र। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप लोकप्रिय बे द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। ठीक है। ठीक है। बंगाल प्रायद्वीपीय भारत म्यांमार के बीच रास्ते के मध्य में एक खाड़ी में स्थित है। यह उत्तर दक्षिण दिशा में एक टूटे हार की तरफ फैला हुआ है। ठीक है। इन द्वीपों की अधिकतम ऊंचाई उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है। अधिकतम ऊंचाई जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है, एक सैडल पीक जगह है, उसकी ऊंचाई है 730 मीटर। मुख्य रूप से यह चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है। ज्वालामुखी मूल के 2 द्वीप यहाँ पे हैं। कौन कौन? एक तो है नारकोंडम और दूसरा है बैरन। बैरन है, बंजर नहीं, बैरन द्वीप। ठीक है ना? आपको पता होगा, जो कि अब स्पष्ट रूप से विलुप्त हो गया, जबकि उत्तरार्ध में अभी भी ये सक्रिय है। ठीक है। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। अंडमान और निकोबार, ये अंडमान है, ये निकोबार होगा, तो ये 10 डिग्री चैनल होगा। ठीक है। इस तरीके से बताया गया है, जो 150 किलोमीटर है विस्तृत है। अंडमान के स्वदेशी लोग कौन है भाई? यहाँ पे जो जनजातियाँ रहती हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए कहाँ है, यहाँ पे महान अंडमानी, जारवा, उनगे, प्रहरी, सभी समूहों में सबसे अलग है ये सब। ओके। उसके बाद निकोबार में अंडमानी से असंबंधित जो हैं स्वदेशी लोग निकोबारी और सौम्पन यही पाई जाती है। अंडमान की लकड़ी कबूतर, अंडमान पडुक, दुगोंग को क्रमशः राज्य पक्षी, कौन सा? कबूतर, पडुक अंडमान का। तो ये सब क्या है? देखिए, ये है आपका राज्य पक्षी, ये है राज्य वृक्ष, और डुगोंग यहाँ का राज्य पशु। ठीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि साइट्स जो है वन्य जीवों, वनस्पतियों की प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है, नाम है साइट्स। इसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। अब सही कथन की पहचान करनी हमें, तो सही कथन की पहचान करते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित है। सही है ना? यूएनईपी के द्वारा प्रशासित है, ये बात सही है। दूसरा क्या है कि साइट्स जो है कानूनी रूप से राज्य दलों को सम्मेलन में, मतलब एक दूसरे को बांध रहा है, मतलब एक दूसरे को जोड़ता है। ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है,
कि सही है? साइट्स कानूनी रूप से राज्य दलों को सम्मेलन में बुलाता है, मतलब जोड़ता है, जोड़ रहा है। ये बात भी, ये भी सही है, ठीक है। ये भी सही है। तीसरा है कि साइट्स के अपेंडिक्स 1 की प्रजातियों में व्यापार पूरी तरह से निषिद्ध है। तो ये पूरी तरह से निषिद्ध, ये वाला गलत है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। सही उत्तर क्या होगा? ए हो नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता। सही क्या है? बी है ना, ठीक है, बी इसका सही उत्तर है। हाँ, देखिए, यूएनईपी द्वारा प्रशासित होता है। सी मतलब साइट्स कानूनी रूप से राज्य पार्टियों को सम्मेलन में बुलाता है, जो अपने लक्ष्य को लागू करने के लिए अपने स्वयं के घरेलू कानून को अपनाने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, परसिस्ट 1 जो है उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जो विलुप्त होने के खतरे में हैं। जो विलुप्त होने के खतरे में प्रजातियां हैं उनको क्या करता है? सूची 1 में रखता है, ठीक है। किसमें रखता है? सूची 1 में रखता है। यह वैज्ञानिक या शैक्षिक कारणों से असाधारण स्थितियों में, कैसे असाधारण स्थितियों को छोड़कर इन पौधों और जानवरों के वाणिज्यिक व्यापार पर प्रतिबंध भी लगाता है। इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या था? गलत था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक प्रकाशित करता है? तो इसमें कौन है ऐसा कि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक प्रकाशित करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जर्मन वॉच एवं न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ये मिलके करते हैं, ठीक है। तो जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ने ये काम करता है, क्या? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का, ठीक है। CCPI, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। कौन कौन? न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण होता है या उपकरण है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना हमें, ठीक है ना। सही उत्तर बताना हमें। तो पहला स्टेटमेंट है कि औपनिवेशिक काल में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अधिकारों के निपटान की प्रक्रिया प्रदान की गई थी। बात सही है, ठीक है ना। ये बात तो सही है कि औपनिवेशिक काल में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अधिकारों के निपटान की प्रक्रिया प्रदान की गई थी। तो दूसरा क्या है? दूसरा है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 जंगलों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित है। 2006 का वन अधिकार अधिनियम जो है वो जंगलों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, सही पूछा गया था। तीसरा है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 आदिवासी और सीमांत समुदायों के व्यक्तिगत अधिकारों को संबोधित करने में विफल रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। ए इसका सही उत्तर, ए इसका सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर बी है, ठीक है। तो बी का मतलब कौन सा? पहला और दूसरा सही है, जंगलों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, बी सही उत्तर। देखिए क्या है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 जैसे कानून के तहत अधिकारों के निपटान के औपनिवेशिक युग की प्रक्रिया से प्रदान किया गया था, ठीक है। वन अधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम है। जंगलों में बसने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित, जिन्हें SC मतलब नहीं, अनुसूचित जनजाति भूमि और अन्य संसाधनों के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया था उन वर्षों, मतलब उन समय में जब अंग्रेजों का समय था तो उस समय इन सबको इग्नोर किया गया था। लेकिन 2006 का जब वो आया तो इनमें इनको शामिल किया गया, ठीक। अगला स्टेटमेंट था कि वन अधिकार अधिनियम में आदिवासी और सीमांत समुदायों के व्यक्तिगत अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों पर भी प्रकाश डाला गया है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है भाई? इसमें सही नहीं बताना, हमें गलत बताना है, ठीक है। तो गलत बताना है तो गलत देखते हैं कौन सा है इसमें। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि प्रोटोकॉल जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है यह आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न संशोधित जीवों के द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैविक विविधता की रक्षा करना चाहता है। कौन? जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, ठीक है। क्या करता है? प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैविक विविधता की रक्षा करना चाहता है।
तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD का पूरक समझौता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, गलत पूछा गया था तो गलत एक भी नहीं, इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय संधि है जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप एक देश से दूसरे देश में रहने वाले संशोधित जीवों के आंदोलनों को नियंत्रित करता, मतलब यहाँ से वहाँ जो विचरण करते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से यहाँ चले जाते हैं, तो उनको क्या है, नियंत्रित करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा क्या है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पूरक समझौता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, अलायंस ऑफ स्मॉल स्टेट्स आइलैंड स्टेट्स, ठीक है, आइलैंड स्टेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके हमें सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो देखते हैं सही उत्तर क्या है। देखो, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स 44 छोटे द्वीपों निचले तटीय विकासशील राज्यों का एक क्या है, गठबंधन है। बात सही है कि गलत है? तो पहला सही है कि ये 44 छोटे द्वीपों निचले तटीय विकासशील देशों का गठबंधन है। दूसरा है कि मुख्य उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, IMF WTO जैसे बहुपक्षीय मंचों में मान्यता की अपनी स्थिति को संबोधित करने के लिए छोटे द्वीप विकासशील राज्यों की आवाज को मजबूत करना है। ठीक है, सही है या फिर गलत है ये वाला स्टेटमेंट, छोटे विकासशील राज्यों की आवाज को मजबूत करना, मान्यता की अपनी स्थिति संबोधित करने के लिए कहाँ, IMF और WTO जैसे बहुपक्षीय मंचों में। ठीक है, तो ये गलत है इसका। तीसरा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और यूरोपीय आयोग के साथ भागीदारी करता है। तो ये बात सही है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है इसका, तो जब पहला और तीसरा सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर सी है। चलिए देखते हैं। देखिए 44 छोटे लघु द्वीपों का है, वही पूरा बताएगा पर्यवेक्षकों सहित निचले तटीय विकासशील देशों के लिए। ठीक, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स की आवाज़ को मजबूत करना, ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की आवाज़ को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये ध्यान रखना, मुख्य उद्देश्य क्या है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की आवाज़ को मजबूत करना, किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए। ठीक है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए AOSIS संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और यूरोपीय आयोग के साथ भागीदारी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रामसर साइट के चयन के लिए विभिन्न मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है भाई। देखिए, यदि साइट उपयुक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले प्राकृतिक निकट प्राकृतिक भूमि प्रकार का प्रतिनिधित्व दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण है, गलत है पहला स्टेटमेंट है कि सही है, इसमें गलत पूछा गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, यही काम करता है। यदि एक कमजोर लुप्तप्राय गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों खतरे वाले पारिस्थितिक समुदायों का समर्थन भी करता है, यदि यह अपने जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण स्तर पर पौधे या फिर पशु प्रजातियों का समर्थन करता है या प्रतिकूल परिस्थितियों में शरण प्रदान करता है। तो ये भी बात क्या है, सही है। तो गलत क्या है, देखिए इसका उत्तर नीचे दिखा था, यदि यह नियमित रूप से 2 लाख या अधिक जल पक्षियों का समर्थन, यद्यपि यहाँ नियमित रूप से 2 लाख, तो 2 लाख नहीं है। ठीक है, कितना है, 20,000 है, 2 लाख नहीं। ठीक है, क्या है, 20,000, ध्यान रखो। तो सही उत्तर डी ही है। ये देखिए 20,000 या फिर इससे अधिक जल पक्षियों का समर्थन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता पर कन्वेंशन दिसंबर 93 में लागू हुआ।
जैव विविधता पर कन्वेंशन 93 में दिसंबर में लागू हुआ है। और सीबीडी के उद्देश्य में से कौन थे? ये जो दिए गए हैं इनमें सीबीडी के उद्देश्य कौन कौन से हैं ये बताना हमें, ठीक है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि जैविक विविधता का संरक्षण। दूसरा, जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग, ये भी बात सही है, ठीक है। तीसरा, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना, सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। जैविक विविधता दिवस मनाया जाता ना, कुछ देश मनाते हैं दिसंबर में और कुछ देश मनाते हैं मई में, ऐसे ही है ना, ठीक है, ध्यान रखना इसका थोड़ा। डी इसका सही उत्तर है, ठीक है, वही है, इसकी व्याख्या भी स्टेटमेंट की तरह है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना। देखिए कि पहला स्टेटमेंट है कि विश्व धरोहर सम्मेलन यूनेस्को के तत्वावधान में है, तो सही है या फिर गलत है? बात सही है, विश्व धरोहर सम्मेलन जो है यूनेस्को के तत्वावधान में है। पर्यावरण वन मंत्रालय की वाइल्ड लाइफ विंग प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण से जुड़ी हुई है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ना, विश्व धरोहर सम्मेलन यूनेस्को के तत्वावधान में है और पर्यावरण वन मंत्रालय की वाइल्ड लाइफ विंग जो है प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण से जुड़ी हुई है। तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट सही है, व्याख्या वही है। देखिए अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व को 3 अंतर संबंधित क्षेत्रों में सीमांकित किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व को 3 अंतर संबंधित क्षेत्रों में सीमांकित किया जाता है। कौन कौन से? कोर है, बफर है और संक्रमण। कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य होने वाला एक मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है? तो इसमें देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 नहीं है, ये है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ऐसा किया जाता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में वन प्लस, जैव विविधता संरक्षण के संबंध में वन प्लस के बारे में हमें बताना है। कौन सा कथन क्या है? सही है, सही पूछा गया, गलत? सही पूछा गया, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि हिमालय में वनों के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने के लिए भारत नेपाल के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम है। वन प्लस नहीं है, ठीक है, भारत और नेपाल का नहीं। भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम भारत में स्थायी वन भूमि उपयोग के लिए समाधान विकसित करने के लिए एक द्विपक्षीय क्या है? समझौता है या कार्यक्रम है, ठीक है। तो भारत और अमेरिका के बीच में है, सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हुआ इसका? बी हो गया। वन कटाई वन संरक्षण से उत्सर्जन कम करने के लिए यूएनएफसीसी का एक कार्यक्रम नहीं। तीसरा भी, सी भी गलत है, बी सही है इसका, ठीक है, बी इसका सही उत्तर है। वन प्लस या फॉरेस्ट प्लस, ठीक है। भारत में स्थायी वन भूमि उपयोग के लिए समाधान विकसित करने के लिए भारत और अमेरिका ने क्या किया? एक द्विपक्षीय कार्यक्रम अपनाया है। क्या नाम है उसका? फॉरेस्ट प्लस। कार्यक्रम कैसा है? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ साझेदारी करता है। किसके साथ? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ साझेदारी करता है। कौन? यही फॉरेस्ट प्लस, ठीक है। तो 20 का सही उत्तर हुआ। चलिए अगला है, प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? जब बैठक होती है तो उसका जो पहला घंटा है उसको क्या बोलते हैं? शून्य घंटा, संसद का समय, प्रस्तुत करने का समय या फिर प्रश्नकाल, तो उसको बोलते हैं प्रश्नकाल, ठीक है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, क्योंकि कंफ्यूज आप होंगे ये कि पर्यावरण का प्रश्न चल रहा था तो पॉलिटी का प्रश्न कैसे आया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रश्नकाल, ठीक है, ये सही उत्तर इसका। हर संसदीय बैठक का पहला जो घंटा प्रश्नकाल होता है। हालांकि 2014 में प्रश्नकाल को राज्यसभा में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्थानांतरित किया गया। मतलब 2014 में प्रश्नकाल को क्या किया गया? 11 से 12 कर दिया गया, ठीक है। इस एक घंटे के दौरान संसद सदस्य जो होते हैं
मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और उन्हें अपने मंत्रालयों के कामकाज के लिए जिम्मेदार भी ठहराते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न जो होते हैं निजी सदस्यों से भी पूछे जा सकते हैं। सांसद में जो मंत्री हैं, मंत्री नहीं है, उनसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न। तो प्रश्न काल के संचालन के संबंध में दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? अंतिम प्राधिकारी होते हैं। तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक होता है तारांकित, दूसरा होता है अतारांकित, तीसरा होता है लघु सूचना। तारांकित, अतारांकित, लघु सूचना। अब देखिए तारांकित प्रश्न क्या है? स्टार, स्टार तारांकित मतलब यही, जैसे होता ना तारा, ऐसे होता ना तारा, तो स्टार लगा होता तो तारांकित प्रश्न हुई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि इसके लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रश्न काल तो पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसमें ये मौखिक प्रश्न होते हैं तारांकित, जिनको पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है जिनमें। ठीक है, अब लिखित जो होते हैं उनमें पूरक प्रश्न पूछने में दिक्कत भी आती है। जैसे आपसे कोई पूछे कि कोई प्रश्न पूछा जाए, फिर आप उसको लिख के बताओ, फिर उसका फिर से एक पूछा जाए, अच्छा ऐसे कैसे हुआ, फिर आप लिख के बताओ, तो वो एक अलग ही कुछ होता है। इसलिए ध्यान रखना तारांकित प्रश्न जो मौखिक पूछा जाएगा वो पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है उसमें। ठीक है, दूसरा है अतारांकित प्रश्न, इसके लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसमें पूरक प्रश्नों का पालन नहीं किया जा सकता है। लघु सूचना प्रश्न क्या है? ये 10 दिनों से कम समय का नोटिस देकर पूछा जाता है। ये होता ना कि 10 दिनों से कम समय का नोटिस देकर पूछा जाता है लघु सूचना प्रश्न। इसका उत्तर जो होता है वो भी मौखिक रूप से दिया जाता है। लघु सूचना के जो प्रश्न होते हैं उनको भी कैसे मौखिक रूप से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसके पास पोस्टल बैलेट सेवा नहीं है? पोस्टल बैलेट सेवा किसके पास नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ये चुनाव ड्यूटी पर मतदाता कोई है उसका होगा, उसके लिए होगा। निवारक निरोध के तहत जो मतदाता हैं उनके लिए भी है। 80 साल से अधिक आयु के जो मतदाता हैं उनके लिए भी है। लेकिन जेल में कोई बंद व्यक्ति है तो उसके लिए पोस्ट बैलेट सेवा नहीं है। ध्यान रखना है कि इनके लिए नहीं दी है ये सब। ठीक है, देखिए कि मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदाताओं को वितरित किया जाता है और चुनाव अधिकारियों को डाक के माध्यम से लौटा दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान में केवल निम्नलिखित मतदाताओं को ही डाक पत्र के माध्यम से वोट डालने की अनुमति है। तो उसमें कौन कौन है? सेवा मतदाता जो हैं उसमें सशस्त्र बल, राज्य के सशस्त्र पुलिस बल, विदेश में तैनात सरकारी कर्मचारी लोग। ठीक, इसके अलावा चुनाव ड्यूटी पर जो मतदाता गए हुए हैं, 80 साल से अधिक उम्र जिसकी हो चुकी है, विकलांग व्यक्ति जो हैं, इसके फिर निवारक निरोध के मतदाता, और जनमत अधिनियम 1951 की धारा 60 के तहत मतदाताओं के उपरोक्त श्रेणी के अपवाद को प्रदान किया गया है। तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा जो है इसमें काम करती है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है मास स्पेक्ट्रोमीटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा उत्तर सही है इसमें। ठीक है, देखिए यह गैसीय चरण में, कैसे गैसीय चरण में क्या है, ये नमूना अणुओं के आयनीकरण और विखंडन पर आधारित है। तो बात सही है या फिर गलत है? यह गैसीय चरण में मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो गैसीय चरण में नमूना अणुओं के आयनीकरण और विखंडन पर आधारित होता है। तो बात सही है। दूसरा है यह जो उपकरण है इस सिद्धांत पर चलता है कि चलती आयनों को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा विक्षेपित किया जा सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या सी सही उत्तर। हाँ, देखिए क्या है ना कि यह एक विश्लेषणात्मक तकनीक है। ठीक है, जो नमूनों की तात्विक संरचना को निर्धारित करने, कणों और अणुओं के द्रव्यमान को निर्धारित करने, उनकी रासायनिक संरचना को स्पष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। MS
गैसीय चरण में नमूना अणुओं के आयनीकरण और विखंडन पर आधारित होती है। इस तकनीक में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को मास स्पेक्ट्रोमीटर और मास स्पेक्ट्रोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने की, क्या कहा जाता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर या फिर मास स्पेक्ट्रोग्राफ। वो इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि चलती आयनों को विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, आगे क्या है कि क्लिनिकल प्रयोगशालाएं रोग की जांच, रोग उपापचयी विकारों के निदान के लिए एमएस तकनीक, ड्रग थेरेपी की निगरानी, दवा की विषाक्तता और विषाक्तता की पहचान करने तथा विषाक्तता की पहचान करने और नए बायोमार्कर की खोज करने के लिए उपयोग करती है। ठीक है, अब क्या है ये बायोमार्कर? क्या भाई, बायोमार्कर जो होता है वो जैविक मार्कर के लिए कम है। बायोमार्कर जो है जैविक मार्कर के लिए कम है और इसका उपयोग इस संकेत के रूप में किया जाता है कि शरीर में एक जैविक प्रक्रिया हुई है या फिर चल रही है। शरीर में जैविक प्रक्रिया हो चुकी है या फिर चल रही है, इसका पता लगाने के लिए बायोमार्कर का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, 1 से 2 बार जब सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये प्रश्न, इनकी व्याख्या याद हो जाएगी। ठीक है, और ये प्रश्न अगर 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे के बनते हैं, इसमें 50 प्रश्न होते हैं, तो 50 प्रश्न भी 50 तरीके से रहते हैं, उनकी 50 व्याख्या भी है, तो इस हिसाब से आपके करीब 100 प्रश्न तैयार होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा देश ऐसा है, इनमें से कौन सा एक देश ऐसा है जो कि काला सागर और भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ठीक है, देखिए रसिया है क्या, रसिया जो है ब्लैक सी को टच करता है। ठीक है, रसिया ब्लैक सी को टच कर रहा है। जॉर्जिया और सर्बिया ये कहाँ है? बहरहाल ये दोनों जो हैं, जॉर्जिया हो या सर्बिया, ये दोनों इधर कहीं भूमध्य सागर के आसपास नहीं है। ठीक है, टर्की है जो कि काला सागर और भूमध्य सागर को टच करता है। ठीक है ना, तो ऐसे है ना, टर्की कैसे है, ऐसे है बना हुआ है। ठीक है, ऐसे तो है, ऐसे बना हुआ, मतलब थोड़ा सा इस तरीके से है, इधर है काला सागर, इधर है भूमध्य सागर। ठीक है ना, इस तरीके से थोड़ा सा है। तो सही उत्तर क्या हुआ, तुर्की, टर्की या तुर्की। राजधानी क्या है, इस्तांबुल। ठीक है, देखिए तुर्की एकमात्र ऐसी कंट्री है जो काला सागर, भूमध्य सागर दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? तो इसमें देखिए, ये है भाग 17, ये है 18, ये है 14, ये है 15। अब इनमें से हमें बताना है कि भाषाओं से संबंधित कौन सा भाग भारतीय संविधान में है। तो कौन सा है भाई, देखिए भाग 17 है, ये है 17, ये 18, बाकी ये 14 है, ये 15 है। ठीक है, तो 17 जो है ये है भाषाओं से संबंधित। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है, 343 से 351 तक, है ना, यही है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। देखिए क्या है, यह 343 से 351 तक है। 350A प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करता है कि यह राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का प्रयास होगा कि वो शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करें। तो 350 से जो है वो राज्यों के और वो जो वहाँ के स्थानीय प्राधिकारी हों उनके जिम्मेदारी को तय करता है कि प्राथमिक कक्षा, मतलब 1 से 5 तक की बात हो रही है, 1 से 5 तक आप वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में क्या करेंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 345 क्या कहता है, 345 है राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाएं अनुच्छेद 46 और 47 के प्रावधानों के अधीन हैं
और 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। और कहा गया है इसमें कि हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना संघ का कर्तव्य होगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना 351 क्या कहता है, 345 345 क्या कह रहा है, 350A क्या कहता है। ठीक है, थोड़ा सा इनको इस तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि प्लास्टिक जिसे गर्म करके एक बार ढाला जा सकता है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो ये वाला गलत है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक नहीं कहते इनको। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है पूरी तरह से। ठीक है, ये सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है आपका, पहला वाला गलत हो गया। फायरमैन की वर्दी में फ्लेम प्रतिरोधी होने के लिए मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो ये बात सही है। ठीक है, तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है ना, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। पहला तो गलत है, थर्मोप्लास्टिक नहीं, थर्मोप्लास्टिक नहीं होता। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तो प्लास्टिक जो आसानी से गर्म होने पर खराब हो जाती है और फिर आसानी से उसको यूज किया जाए, उसको यूज नहीं किया जाए, आसानी से उसको फेंक दिया जाए, तो उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, गर्म होने पर जब खराब हो जाते हैं उसको यूज करने लायक तो रहता नहीं। पॉलीथीन और पीवीसी जो होती है, पॉलीथीन और पीवीसी ये थर्मोप्लास्टिक के ही उदाहरण हैं। पॉलीथीन और पीवीसी। प्लास्टिक जिसे जब एक बार ढाला जाता है तो उसे गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, इसे बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक नहीं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण कौन है, बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है ना, बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। तो सिंथेटिक फाइबर आसानी से आग पकड़ लेता है, सिंथेटिक जो फाइबर होता है वो आसानी से आग को पकड़ता है, लेकिन फायरमैन की जो वर्दी होती है उस पर फ्लेमीन प्लास्टिक की कोटिंग होती है जिससे उन्हें ज्वाला प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो मेलामाइन वही फ्लेमीन प्लास्टिक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना है। तो पहला है कि पारा एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। सही उत्तर है, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, पारा ही एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। सल्फर को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जा सकता है क्योंकि यह एक बहुत ही उच्च प्रतिक्रियाशील धातु होती है। तो ये वाला गलत है। तो सही उत्तर क्या हुआ, ए हुआ ना, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, ठीक है, तो पारा एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। सही है, सल्फर को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि यह एक बहुत ही उच्च प्रतिक्रियाशील धातु होती है। तो ये गलत है। ठीक है, सही उत्तर ए हुआ इसका। अब देखिए क्या है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि यह एक बहुत ही उच्च प्रतिक्रियाशील धातु होती है। यहाँ पे क्यों गलत था, ये सल्फर को बात कर रहा था। ठीक है, अगर इसे खुली हवा में रखा जाए तो यह आसानी से ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और आग पकड़ लेता है। चूंकि केरोसिन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है इसलिए यह इसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। ठीक है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या था, गलत था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न बताना है सही कथन इसमें। तो कोयला और डीजल जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो बात सही है कि गलत है। देखिए, कोयला और डीजल जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो बात सही है। दूसरा है कि पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड, पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये भी बात सही है। तीसरा है, एक बंद कमरे में कोयला जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो उस कमरे में सो रहे व्यक्ति को मार सकती है। ये आपने गांव में भी सुना होगा कि कोयला जला के बंद कमरे में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, कोयला और डीजल जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती, बात सही है। पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन गैसीय ऑक्साइड को छोड़ते हैं। एक बंद कमरे में अगर कोयला जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी और जो वहाँ पे सो रहा होगा उस कमरे में व्यक्ति, उसको वो मार भी सकती है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए अम्ल या क्षार का नाम है और ये पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं ये बताना हमें, ठीक है। नहीं बताना नहीं, मतलब कौन कौन सा मिलान सही है, सही जोड़ा इसका है ये बताना हमें, ठीक है। सही ढंग से मेल जो खा रहे हो उनके बारे में बता देना है। तो देखते हैं, पहला है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, ठीक है, ये आप पढ़े हैं साइंस में, तो ये भी बात सही है। ऑक्जेलिक एसिड, जो ऑक्जेलिक एसिड होता है चींटी के डंक में होता है, चींटी काटने से सिट्रिक होता है ना, सिट्रिक, पर बहरहाल ऑक्जेलिक नहीं होता है, गलत है, ठीक है। तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन में होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है सैनिटाइजर में। तो सैनिटाइजर में क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, दूसरा गलत है, तो सही उत्तर 1 3 4 मतलब ए हो जाएगा, ठीक है। ये सही उत्तर इसका। देखिए क्या है, लैक्टिक एसिड दही में होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है पालक में, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सैनिटाइजर में, चीनी डंक में फॉर्मिक एसिड होती है। चींटी के डंक में कौन सी एसिड होती है, फॉर्मिक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर पैराशूट बनाने में उपयोग किया जाता है, मतलब ये जो 4 दिए गए हैं इनमें से कौन है ऐसा जिसका प्रयोग किया जाता है पॉलीमर शूट बनाने, पैराशूट बनाने में, ठीक है। तो पॉलीमर पैराशूट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है भाई, नायलॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टेरलिन रेयॉन उपयोग में से, टेरलिन रेयॉन तो नहीं है, नायलॉन है, ठीक है, नायलॉन ही है, डी वाला ऑप्शन नहीं है, हाँ ये ही सही है। एक क्या है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए पैराशूट और रस्सी बनाने के लिए नायलॉन का उपयोग किया जाता है। रॉक क्लाइंबिंग के लिए पैराशूट और रस्सी बनाने के लिए नायलॉन का उपयोग किया जाता है। एक नायलॉन धागा वास्तव में स्टील के तार से भी अधिक मजबूत होता है। तो एक नायलॉन का जो धागा होता है वो स्टील के तार से भी क्या होता है, मजबूत होता है, ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से, प्रतिक्रियाओं में से कौन सा अपरिवर्तनीय रासायनिक परिवर्तन है। देखते हैं, लोहे में जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, सही बात है। दूसरा, भोजन पकाने की क्रिया जो है वो भी रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर की का किण्वन जब किया जाता है तो भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन ओजोन का जो गठन है वो रासायनिक परिवर्तन है या नहीं, तो ये जो है ओजोन का गठन, ओजोन परत का जो गठन होता है वो रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। तो सही उत्तर क्या है, 1 2 3 सही है, तो सही उत्तर ए हो जाएगा ना, सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है, ये सही उत्तर। हाँ, ओजोन का गठन क्या है, एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया होती है। ओजोन अणु बनने के बाद या फिर से ऑक्सीजन गैस O2 फिर ऑक्सीजन अणु में बदल जाता है, ठीक है। तो प्रतिवर्ती होती है, ऑक्सीजन से और O2 से चेंज होकर फिर इसमें O2 और मिलता है, फिर O3 बन जाता है। ओजोन का ही ना फॉर्मूला ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया एक्सोथर्मिक होती है, यानी वो ऊर्जा छोड़ती है। तो एक्सोथर्मिक जो होगी, मतलब एक्सोथर्मिक तो होती है या फिर वो ऊर्जा छोड़ती है, उसको वही बोलते हैं, जो ऊर्जा छोड़ती है उनको एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो इसमें देखिए कोयला जलाना एक्सोथर्मिक है, सही है ना। श्वसन, श्वसन भी है एक्सोथर्मिक, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। खाद बनाने के लिए सब्जियों का जब अपघटन किया जाता है तो वो भी ऊर्जा छोड़ती है, मतलब एक्सोथर्मिक का काम करती हैं। तो इस तीनों ही सही है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रक्रिया एक्सोथर्मिक है यानी ऊर्जा छोड़ती है, हाँ तीनों सही हैं। देखिए श्वसन की प्रक्रिया में जो भोजन हम खाते हैं वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे हम सांस लेते हैं और ऊर्जा जारी करते हैं, ठीक है। ये सभी 3 उदाहरण कक्षा एनसीईआरटी से लिए गए हैं, कक्षा 10 की एनसीईआरटी से लिए गए हैं ये तीनों एग्जाम्पल्स, ध्यान रखना इसका। तो सोर्स भी है इसमें कि कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी है वहाँ से ये तीनों एग्जाम्पल्स लिए गए। चलिए अगला प्रश्न है कि अगर कोई एसिडिटी की समस्या से पीड़ित है, अगर कोई व्यक्ति है या कोई कुछ भी है वो एसिडिटी की समस्या से पीड़ित है, तो राहत पाने के लिए उसे कौन सी आदर्श चीज लेनी चाहिए। इसमें हमें बताना है कि एसिडिटी की समस्या से अगर कोई ग्रसित है तो उसको राहत पाने के लिए कौन सी आदर्श चीज लेनी होगी।
जो उसको फायदा कर जाए। तो बेकिंग सोडा समाधान कि सिरका, नींबू रस, वातित शीतल पेय। वातित शीतल पेय तो नहीं लेगा, ठीक है, ये तो गलत है। बेकिंग सोडा समाधान सही है, ठीक है, क्योंकि अभी उत्तर भी दिखा था, सी इसका सही उत्तर है। बेकिंग सोडा समाधान एक मूल समाधान जो अम्लता को पोषण देने में मदद करता है। अन्य 3 अम्लीय हैं जो समस्या को बढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब अम्लता को पोषण देने में मदद कौन कर रहा है? बेकिंग सोडा समाधान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना। तो पहला है, अशुद्ध जल बिजली का संचालन नहीं करता। जो शुद्ध जल होता है वो बिजली का संचालन करता है क्या? शुद्ध जल बिजली का संचालन नहीं करता है, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा है, शुद्ध जल का पीएच जो होता है वो 7 होता है। ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, अशुद्ध जल क्या है? शुद्ध पानी, इसमें कोई नमक आयन नहीं होता है। शुद्ध जल बिजली का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता, ठीक। अशुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ये होता है, इसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कॉपर मानव जाति द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु है। कॉपर है ना, कॉपर जो है मानव जाति के द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु है, धातु थी। इसके पीछे सही कारण क्या था? इसके पीछे का सही कारण क्या था? तो सही कारण था कि कॉपर जो है कम प्रतिक्रियाशील होता है और इसके अयस्क से आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है, कम प्रतिक्रियाशील होता है और इसको अयस्क से आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए कॉपर मानव जाति के द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी। सही उत्तर क्या हुआ? ए हुआ ना इसका। कॉपर को गलती से मनुष्य द्वारा खोजा गया था, इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था क्योंकि इसे अपने अयस्क से निकालना आसान होता है। बस समझ आई। चलिए अगला प्रश्न है, G20 के संदर्भ में बताना है सही कथन। तो G20 समूह का सदस्य भारत है क्या? तो भारत जो है G20 समूह का सदस्य है, ठीक है ना, G20 समूह का सदस्य भारत है। G20 समूह का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये बात सही है कि गलत है? तो न्यूयॉर्क, इसके बारे में बता दें G20 के बारे में, तो इसका कोई भी स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही हुआ। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर है। देखिए क्या है कि G20 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ 19 देश और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। ये क्या है, कैसा है? अनौपचारिक समूह है। किसका किसका? 19 देश हैं। कौन? IMF और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों में 19 देश ये हैं, बाकी जो यूरोपीय संघ के देश, ठीक। G20 सदस्यता में दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण शामिल है। मतलब सबसे बड़ी उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं इसमें शामिल हुई हैं। दुनिया की आबादी का लगभग 2/3, ध्यान रखना, जनसंख्या का दुनिया की जितनी आबादी है उसका 2/3 इसमें है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में देखा जाए तो 85% हिस्सा है किसका? G20 समूह का। वैश्विक निवेश का है 80% और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक है। किसका? G20 के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो G20 के सदस्य कौन है भाई? इसको भी देखना है। तो G20 के जो सदस्य हैं उसमें अर्जेंटीना आएगा, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन, फ्रांस है, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य है, मैक्सिको। कोरिया गणराज्य मतलब, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। मैक्सिको है, रूस, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, राज्य है, और है यूरोपीय संघ, ठीक है। ध्यान रखना ये 20 देश हैं जो कि G20 के सदस्य हैं। ये जो है दुनिया की आबादी के 2/3 भाग, विश्व सकल घरेलू उत्पाद का देखा जाए 85% हिस्सा इनका है। वैश्विक निवेश में 80% योगदान, 75% वैश्विक व्यापार में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करता है? अभी हमने बताया था ऊपर, तो ये 350A है ना, 350A,
क्या है, ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। ये 350A में कहा गया है, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या है, सी है इसका सही उत्तर। चलिए देखते हैं क्या है। एक भाषाई अल्पसंख्यक उन लोगों का वर्ग होता है जिनकी मातृभाषा राज्य या राज्य के अधिकांश हिस्से से अलग होती है, ठीक है। संविधान भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदान करता है, ठीक है। अनुच्छेद 350A भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों को एक कर्तव्य प्रदान करता है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत है क्योंकि वह ऐसी सुविधाओं के प्रावधानों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक या उचित समझता है, ठीक है। ये हो गया। अब है अनुच्छेद 347 347 क्या है, प्रशासन में बहुसंख्यक भाषा के उपयोग का प्रावधान करता है। 347 क्या कहता है कि प्रशासन में बहुसंख्यक भाषा का उपयोग किया जाएगा यदि इस संबंध में कोई मांग की जाती है और राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट होते हैं कि राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा का उपयोग करने की इच्छा रखता है, तो राष्ट्रपति का निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा को आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाएगी, ठीक है। राज्य के किसी भी हिस्से में ऐसे उद्देश्यों के लिए जो वह निर्दिष्ट कर सकता है, ठीक। आगे है 350 में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को संघ या राज्य में किसी भी भाषा संघ की किसी भी अधिकारी पर अधिकारी को किसी भी शिकायत के निवारण के लिए एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का अधिकार देता है। जैसा भी ये मामला होगा उसी हिसाब से काम करना होगा, ठीक है। फिर 350B है, ये क्या है, ये भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करना। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान कौन करता है, 350B, और उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। यह विशेष अधिकारी का कर्तव्य क्या होता है कि वह इस संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे और राष्ट्रपति को उन मामलों में रिपोर्ट भी दे, जैसा कि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष कर सकते, मतलब सामने रखवा सकते हैं। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रिपोर्ट रखे जाने का कारण बनेगा और संबंधित राज्य की सरकार को फिर भेजा जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में उनके बिजली उत्पादन किसके, ये जो दिए गए हैं चार, भारत में उनके बिजली उत्पादन के घटते क्रम, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जाना है, ठीक है। कौन सा क्रम सही माना जाएगा ये हमें बताना है, ठीक। देखिए क्या है इसमें, सबसे ज़्यादा क्या है, तापीय ऊर्जा ना, कोयला वाली। उसके बाद अक्षय संसाधन शक्ति, ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगी। तीसरे नंबर पे आएगा हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर वही पानी वाला, ठीक है, पानी से जो बिजली पैदा की जाती है उसके बारे में वो बात चल रही है, ठीक है ना। तो हाइड्रो पावर तीसरे नंबर पे आएगा, परमाणु ऊर्जा आएगी चौथे नंबर पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा, फिर तापीय ऊर्जा, अक्षय संसाधन शक्ति, हाइड्रो पावर, उसके बाद परमाणु ऊर्जा, ये है इनका ज़्यादा से कम की तरफ, ठीक है। भारत मुख्य रूप से 3 प्रकार के थर्मल पावर प्लांटों का उपयोग करता है। एक तो है कोयला, दूसरा गैस, तीसरा तरल ईंधन। इन संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली देश की कुल बिजली उत्पादन का 62.2% प्रदान करती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये क्या है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है, ठीक है। देखिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 शब्द है जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया था, ये किससे संबंधित है हमें ये बताना है। तो देखिए क्या है, भारत में सागरमाला परियोजना है, क्या भारत में सागरमाला परियोजना है, श्रीलंका में बंदरगाह का निर्माण है, दक्षिण चीन सागर में समुद्र का एक रास्ता है, या फिर रूस और जर्मनी के बीच गैस पाइपलाइन परियोजना है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है, ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है जर्मनी और रूस के बीच में गैस पाइपलाइन वाली एक परियोजना है। ध्यान रखना, नॉर्ड स्ट्रीम 2 रूस और जर्मनी के बीच में गैस पाइपलाइन की एक योजना है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। डी इसका सही उत्तर। हाँ, यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है बाल्टिक सागर के तहत रूसी गैस को जर्मनी में लाना बाल्टिक सागर के तहत। ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 के निर्माण का निर्णय नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के निर्माण संचालन में सफल अनुभव पर आधारित है। तो यह रूस की मौजूदा नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का विस्तार है। जो इस समय रूस में मौजूद है नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, उसी का विस्तार है नॉर्ड स्ट्रीम 2। यह यूरोप में रूसी गैस की अत्यधिक विश्वसनीय आपूर्ति भी सुनिश्चित करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि यह अधिनियम गृह मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA गृह मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, तो बात सही है। अगला है कि विदेशी धन प्राप्त करने के लिए सभी गैर सरकारी संगठनों को अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। क्या है, पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA भारत में स्वैच्छिक संगठनों के विदेशी धन को FCRA अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है। स्वैच्छिक संगठनों के विदेशी धन को, ठीक है, जो गृह मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है। अधिनियम यह सुनिश्चित करते हैं कि विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले उस घोषित उद्देश्य का पालन करते हैं जिसके लिए ऐसा योगदान प्राप्त किया गया होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें, क्या आप जानते हैं कि FCRA अधिनियम 2010 के अनुसार विदेशी धन प्राप्त करने के लिए सभी गैर सरकारी संगठनों को अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। क्या है कि 2010 का FCRA जो अधिनियम था उसके तहत विदेशी धन प्राप्त करने वाले जो भी गैर सरकारी संगठन है उनको क्या करना है कि इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा। FCRA में निर्धारित शर्तों के अनुसार एक संगठन को विदेशी धन प्राप्त नहीं हो सकता है तब तक जब तक कि इसे 2010 के अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय इसके कि जब इसे किसी विशेष परियोजना के लिए सरकार की मंजूरी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे है कि FCRA अधिनियम के तहत पंजीकृत गैर सरकारी संगठन 5 उद्देश्य। गैर सरकारी संगठन जो किसमें FCRA के अधिनियम में पंजीकृत हैं वो क्यों हैं? 5 उद्देश्य उनके हैं। एक है सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के लिए विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना हमें। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि 1921 में मालाबार विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासक के खिलाफ था। तो सही है या फिर गलत है? बात सही है ना, ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है कि वैगन त्रासदी मोपला विद्रोह से संबंधित, वैगन कुछ है, त्रासदी है, वो मोपला विद्रोह से संबंधित है, तो ये भी बात सही है। तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि सही उत्तर इसका सी ही होगा। ठीक है ना, मोपला विद्रोह नाम है, मालाबार विद्रोह, मोपला विद्रोह, मपीला विद्रोह नाम है इसके, याद रखना। मालाबार इसे बोलते हैं, इसी मोपला, इसी को मपीला भी बोलते हैं। विद्रोह का ट्रिगर जो कांग्रेस द्वारा 1920 में खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से आया था। खिलाफत आंदोलन चला था 1920 में, इसी समय असहयोग आंदोलन से ये आया था। इन आंदोलनों से प्रभावित ब्रिटिश विरोधी भावना ने केरल के दक्षिण मालाबार क्षेत्र में मुस्लिम मुफिलाह जो मोपलाह के रूप में जाने जाते हैं को भी प्रभावित किया था। ठीक है, आगे है कि 1799 में चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मालाबार जो है वो कहाँ पे चला गया? मद्रास प्रेसिडेंसी के हिस्से में।
जब टीपू सुल्तान मारे गए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, तो उसमें क्या हुआ कि मालाबार मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन गया और ये ब्रिटिश अधिकार में आ गया था। अंग्रेजों ने क्या किया, नए किराएदार कानून पेश किए थे और जो कि जमींदारों के नाम से जाने जाते थे और पहले की तुलना में किसानों के लिए अधिक शोषणकारी व्यवस्था स्थापित करते थे। कौन? ठीक है। तो नए कानून ने क्या किया, किसानों को जमीन के सभी गारंटी शुदा अधिकारों से वंचित कर दिया। जो उपज उन्हें पहले मिली थी उसका उसमें हिस्सा था और वास्तव में उन्हें भूमिहीन बना दिया गया। ठीक है। अधिकांश जमींदार नंबूदिरी ब्राह्मण थे, जबकि अधिकांश किराएदार जो थे वो मफिल्ला या मोफला थे, मुसलमान। ठीक है। यह मुस्लिम धर्मगुरुओं उग्र विरोधी भावनाओं द्वारा उग्र भाषणों से भरा जाता था। मोफिलाओं ने एक हिंसक विद्रोह शुरू किया और हिंसा की कई कार्रवाइयों की सूचना भी दी गई। ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों दोनों के खिलाफ कई तरह के उत्पीड़न किए गए थे। ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए क्या है कि 1921 के अंत तक विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया, जिन्होंने एक विशेष बटालियन दंगल के मालाबार स्पेशल टास्क फोर्स बनाया था। तो मालाबार स्पेशल फोर्स खड़ा किया गया, बनाया गया किसको दबाने के लिए, तो मालाबार विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है। नवंबर 1921 में 67 मोपला कैदी मारे गए, जब उन्हें तिरूर से पोदनूर में केंद्रीय कारागार में बंद कर दिया गया। ठीक है। बंद करके कहाँ ले जा रहा था, मालगाड़ी से ले जाया जा रहा था। यहाँ पर दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। इसी को हम बोलते हैं वैगन त्रासदी। कि मालाबार या मोपला विद्रोह जो हुआ था उस समय अंग्रेजों ने क्या किया कि लगभग 67 कैदियों को एक ट्रेन में बैठाए भरे और वहाँ से फिर क्या किए, वो कहाँ गए, तिरूर से पोदनूर केंद्रीय कारागार में बंद करने के लिए ले जा रहे थे। तो पता ये चलता है बाद में खोलने के बाद कि यहाँ पे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसी को हम वैगन त्रासदी भी बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही। ठीक है। देखिए यह 1972 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया था। बात सही है कि गलत है? बात सही है। ठीक है। दूसरा है यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये वाला गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के अधीन नहीं है। ठीक है। 72 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 तक इसको स्थापित किया गया। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। इसके देखते हैं क्या है इसके बारे में। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन है, ध्यान रखना। एक स्वायत्त संगठन है, स्थापना हुई 1972 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत। यह संस्कृति नहीं शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। परिषद ऐतिहासिक शोध के लिए अनुदान, सहायता और फेलोशिप, अनुदान भी देता है, सहायता भी करता है, फेलोशिप भी प्रदान करता है। ठीक है। विचारों के आदान प्रदान करने के लिए इतिहासकारों को साथ में लाना इसका उद्देश्य है। ठीक। दूसरा, इतिहास के एक उद्देश्य और वैज्ञानिक लेखन को राष्ट्रीय दिशा भी देना है इनका उद्देश्य। और इसके अलावा इतिहास में अनुसंधान को बढ़ावा देने, उसमें तेजी लाने और समन्वय करने के लिए है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते क्या है। देखिए हाल ही में मिस्टिकेलस फ्रैंकी शब्द खबरों में था, तो हमें बताना है इनमें से कौन, ये किससे संबंधित है। मिस्टिकेलस फ्रैंकी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी से, या फिर चंद्रयान 3 का लैंडर नाम है, नवनियुक्ति चित्ता मेढक की प्रजाति होती है, या कुइपर बेल्ट में पाया जाने वाला नया धूमकेतु है। तो देखिए क्या है कि नया भी एक मेंढक की प्रजाति की खोज हुई है। ठीक है। तो ये सही उत्तर है, नाम है मिस्टिकेलस फ्रैंकी, ध्यान रखना इसका नाम। तो मिस्टिकेलस फ्रैंकी एक रहस्यमय संकीर्ण मुंह वाला मेढक होता है, जो केरल के वायनाड जिले में मौसमी सड़क के किनारे के पोखरों में देखा गया था। यह नई प्रजाति है और यह पूरी तरह से नई जीनस मिस्टिकेलस से संबंधित है। मिस्टिकेलस का नाम जो है लैटिन के मिस्टिकस के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ होता है रहस्यमय, और मेंढक के रूप में इलस का अर्थ होता है कम, जो लगभग 3 सेंटीमीटर होता है बस। ठीक है।
मेढकों की जो बोलने की आवाज़ होती है वो बहुत अलग होती है। क्यों? क्योंकि ये कीड़ों के समान होते हैं। आनुवंशिक अध्ययन से पता चला है कि मेढक लगभग 40 मिलियन वर्ष पुराना है और इससे निकटता रिश्तेदार जो हैं वो कौन है? 2000 किलोमीटर से अधिक दूर दक्षिण पूर्व एशिया, इंडो बर्मा, मलेशिया, वियतनाम में रहते हैं। आनुवंशिक अध्ययन उन सिद्धांतों को ताकत देता है जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया भूमि पुलों द्वारा अतीत में जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न होगा ये। ठीक है, इसमें देखिए आरबीआई के द्वारा विदेशी मुद्रा आरक्षित माना जाता है। विदेशी मुद्रा आरक्षित माना जाता है आरबीआई के द्वारा। इनमें से कौन कौन उसमें शामिल है? तो देखिए कौन कौन उसमें शामिल भाई। सोना है, सोना तो है। ठीक है, दूसरा आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार भी इसमें शामिल होते हैं। विदेशी मुद्रा संपत्ति भी शामिल होती है। आईएमएफ में रिजर्व ट्रेंच भी इसमें शामिल किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लें। विदेशी मुद्रा भंडार एक विदेशी मुद्रा संपत्ति है जो एक केंद्रीय बैंक के द्वारा आरक्षित पर रखी जाती हैं। इनमें विदेशी मुद्रा, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं। ठीक है, सोना क्या है? एसडीआर सोना है। एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार आईएमएफ का। विदेशी मुद्रा पर संपत्तियां जो पूंजी बाजार में प्रवाह, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक इस तरह में शामिल। ठीक है, आईएमएफ के साथ इनको एक आरक्षित स्थिति भी प्रदान की गई है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल भी है कि कौन ऐसा राज्य है जो अपनी सीमा को कई सारे राज्यों के साथ साझा करता है? इसमें देखिए उत्तर प्रदेश है। ठीक है, हमें सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश कैसे है? ये हमारा क्या है? वो सोनभद्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यही है ना? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और क्या है? बिहार ना? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार नहीं है इसमें। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ पे एमपी यही है, ये है पूरा जा रहा है, तो इधर भी एमपी हो गया, इधर राजस्थान हो जाएगा, ये थोड़ा सा इधर जाएंगे तो ये हरियाणा हो जाएगा, फिर इधर थोड़ा घूम जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी तो आएगा ना? कि उत्तराखंड? उत्तराखंड तो है ही है, उत्तराखंड तो है ही। ठीक है ना? देखिए हिमाचल प्रदेश भी है, ये वाले एरिया, ये इसकी जो सीमा है। ठीक है, फिर इधर आपका बिहार हो जाएगा, झारखंड है ही है, ये आपका यूपी हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैप है इसका। लेकिन 9 राज्य हैं इसमें सीमा बनाते हैं। देखते हैं 9 राज्य कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। उत्तर पश्चिम में आपका पड़ता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम में ही है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। पश्चिम में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आता है। दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार और झारखंड इसको टच करते हैं। तो ये हैं 9 राज्य। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और इससे बेनिफिट बहुत है। आप इसको एक बार ज़रूर करें और एक बार में अगर नहीं समझ में आता वीडियो तो इसको 2 बार देखें। 2 बार देखने से आपको उम्मीद है कि ये प्रश्न और इसकी व्याख्या अच्छे से ध्यान में, दिमाग में बैठ जाएगी, अच्छे से ये याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।